Hi guys, it's time to recharge our body's battery. Welcome to our channel Nutrition Life Circle। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इट्स टाइम टू रिचार्ज आवर बॉडीज़ बैटरी, तो किस प्रकार से हम रिचार्ज करें। तो हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करने का जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नींद। नींद के बारे में आज बात करेंगे कि नींद पूर्ण लेने से, पूर्णता होने से हमारी बॉडी किस प्रकार से रिचार्ज होती है, और यदि पूर्णता नहीं हो तो बॉडी में क्या क्या हमारे परेशानियाँ आ सकती है, क्या क्या बीमारियाँ आ सकती, क्या हम परेशानी उठाएंगे। एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि नींद जो है वो स्वास्थ्य के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए नींद के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिकों ने नींद की स्थिति में ब्रेन की क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या एक्टिविटी चलती है, इसका बहुत अध्ययन किया, लेकिन सफलता तभी मिली जबकि EEG का इन्वेंशन हुआ। EEG मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इस मशीन से उन्होंने एक्टिव स्लीप की स्थिति माइंड की इजाद किया, उसकी खोज की, और उसके बाद में उन्होंने ब्रेन में जो वेव पैटर्न्स होता है उसकी खोज की, और ये पाया कि वहाँ पर नींद के सीरीज़ मतलब लगातार फेज़ होते हैं, और ये जो नींद होती है ये हमको जो 4 चरणों में हमारी नींद ये पूरी होती है, और ये 4 चरण जो है एक्टिव स्लीप को पूरा करते हैं। इन 4 चरणों में नींद का जो है क्रम पूरा होता है। उसका ऑर्डर क्या होता है और उन चरणों में क्या होता है, उन चरणों में मस्तिष्क की क्या स्थिति होती है, उन चरणों में हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है, वो अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला चरण जो होता है वो ये होता है कि प्रारंभिक चरण होता है, और उसमें हमारी बॉडी केवल 10 मिनट रहती है, और वो अवस्था इस ट्रांसफॉर्मेशन की होती है कि बॉडी हमारी जागृत स्थिति से नींद की स्थिति में जाती है। और ये बिल्कुल एकदम ऐसी होती है कि यदि हमको ज़रा सा भी कुछ खटका मालूम पड़ता है तो हम एकदम से अचानक नींद हमारी खुल जाती है, जिसको हम जॉल्टिंग एवाक कहते हैं, और फिर हमको नींद आना मुश्किल होती है। तो अगर ये फेज़ हम पूरा कर लेते हैं 10 मिनट का, तो फिर हमारी बॉडी सेकंड फेज़ में जाती है। सेकंड जो चरण होता है, दूसरा चरण होता है, दूसरे चरण में हमारे नींद का 50% हिस्सा पूरा होता है, और इसको हम बोलते हैं लाइट स्लीप मोड बोलते हैं कि ये लाइट स्लीप फेज़ है। और इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, और हमारी बॉडी के ब्रीदिंग और हार्ट ब्रीदिंग का रिदम तय होता है, और इस प्रकार से इस रिदम से जो हमारी एक्टिविटी से जो स्लीप है वो हमारी स्लीप रेगुलेट होती है, और रेगुलेट होकर के हम फिर तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में हमारी बॉडी डीप स्लीप के मोड में चली जाती है, हमको गहरी नींद की अवस्था में चली जाती है। और जब हम गहरी नींद की अवस्था में जाते हैं तो वहाँ पर हम ये पाते हैं कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिस्टोर होने लगते हैं, हमारे मसल्स और हमारे टिश्यूज़ की ग्रोथ आ जाती है। इस प्रकार से ये जो फेज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज़ होता है हमारी नींद का। इसमें हमारे मसल्स जो हैं पूरी तरह से फुली रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारी जो नींद है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चों की नींद है, स्लीप लाइक बेबी। ये इसको हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सारे कुछ भी मतलब जो है याद नहीं रहता है इस मोड का हमको, और ये पूरी डीप स्लीप और एक्टिव स्लीप के समान रहती है। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग रेट्स दोनों ही इसमें ड्रॉप हो जाते हैं, दोनों ही कम हो जाते हैं। और इस ट्रांसमिशन में जो बहुत गहरी नींद होने से जो ब्रेन से वेव्स हमारी ट्रांसमिट होती है उसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं। तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव फेज़ होता है हमारी नींद का। इसके बाद हम चौथे चरण में पहुँचते हैं। चौथे चरण में जब पहुंचते हैं तो चौथे चरण जो हमारा होता है, जिसको मैंने जैसा पहले आपको बताया कि एक्टिव स्लीप, तो एक्टिव स्लीप को EEG वाले वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मोमेंट, REM। और जितने मैंने 3 चरण पहले बताए वो तीनों चरण नॉन REM थे, मतलब नॉन रैपिड आई मोमेंट के चरण थे। और चौथा चरण जब शुरू होता है तो उसको बोलते हैं कि अब हम एक्टिव स्लीप में जा रहे हैं, यानी कि हम रैपिड आई मोमेंट के मोड में चले जाते हैं। तो रैपिड आई मोमेंट में क्या होता है, रैपिड आई मोमेंट में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स होती है, लेकिन हमारा माइंड बहुत तेज़ गति से काम करता है। दूसरा, यहाँ पर हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रीम है, मतलब जो अपने स्वप्न आते हैं वो इसी फेज़ में आते हैं, और ये फेज़ जो हमारा होता है वो पूरी नींद का 20% हिस्सा होता है। और इससे मतलब जो है
प्राप्त करने के लिए पूरा जब हम सोते हैं तब से लगा करके और चौथे चरण में पहुंचने तक, रैपिड आई मूवमेंट की स्थिति तक पहुंचने तक, एक्टिव स्लीप में पहुंचने तक हमको 90 मिनट लगते हैं। अब हम ये देखेंगे कि चारों चरण किस प्रकार से पूरी नींद को पूरा करते हैं। जो रात भर हम जब सोते हैं तो हमारा स्लीपिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो अब हम ये देखेंगे स्लीपिंग ऑर्डर क्या होता है। तो स्लीपिंग ऑर्डर में जैसा हमने आपको बताया कि पहले फर्स्ट फेज़ 10 मिनट, उसके बाद में सेकंड फेज़ हम लाइट स्लीप में रहते हैं, और थर्ड फेज़ जिसमें हम बहुत गहरे नींद में चले जाते हैं। लेकिन थर्ड फेज़ के बाद आना चाहिए चौथा चरण, जो कि हमने आपको बताया कि ये आपका रैपिड आई मोमेंट फेज़ होता है। तो चौथे चरण में पहुंचने के लिए हमको तीसरे चरण से जब चौथे चरण में हमारी नींद का फेज़ जाता है तो हमारे ब्रेन की स्थिति पहले ठीक चौथे चरण में जाने से पहले दूसरे चरण में पहुंचती है, और उसके बाद दूसरे से फिर चौथे चरण में प्रवेश करती है। और अधिकतर हम ये मान रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब चौथा चरण हो गया तो हमारी नींद पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथे चरण के बाद हमारे जो माइंड की स्थिति है वो फिर से द्वितीय चरण में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम लाइट स्लीप की मोड में रहते हैं, और तब हम उठ पाते हैं। मतलब हमारी नींद तब पूरी होती है और तब हम उठ जाते हैं। जब अवेकनिंग का टाइम आता है तो तब वो हमारी जो बॉडी आती है, हमारा ब्रेन जो हमारी जागृत अवस्था में आता है वो द्वितीय चरण से जागृत अवस्था में आता है, और इस प्रकार से हमारा ये जो स्लीप साइकिल है ये पूरा होता है। अब जो गुड नाइट स्लीप है, अच्छी स्लीप है, उसके जो हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये 4 चरण पूरे हो जाएं तो 4 चरण तो 90 मिनट में ही पूरे होते हैं। तो 90 मिनट में हमारी पूरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए जब हम सोते हैं और जब हम उठते हैं तो सो करके उठने तक जो पीरियड्स होता है उस पीरियड में ये वाले चारों चरण 4 से 5 बार पूर्ण होते हैं। उसके बाद में चौथे चरण में जब हम चौथा चरण 90 मिनट में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो माइंड का स्टेट होता है या नींद होती है वो 1 घंटे तक चौथे चरण में हमारा शरीर रहता है और हमारा माइंड रहता है। जब हम वृद्ध होते जाते हैं तो हमारा चौथा चरण जो है वो बहुत ही कम होता है, उसमें बहुत कम समय होता है, और उसमें बहुत कम समय स्पेंड होता है फोर्थ फेज़ में वृद्ध लोगों का। जो बच्चे होते हैं उनका 50% नींद चौथे चरण में ही होती है, और जो एडल्ट होते हैं उनका 20 से 25% नींद चौथे चरण में पूरी होती है। इस प्रकार से हमारे नींद का ऑर्डर और हमारी नींद पूरी होती है, अच्छी नींद पूरी होती है। अब हम ये देखेंगे कि यदि नींद पूरी नहीं हो तो फिर क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा कि इतने चरण होते हैं, इससे नींद पूरी होती है, एक्टिव स्लीप होती है जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और रैपिड आई मूवमेंट में जाने के बाद में हम सेकंड फेज़ में जाके उठ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यदि नींद पूरी नहीं हुई तो हमें क्या हानि होती है, क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि यदि आपने अपनी नींद को 4 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो एक ही दिन में 4 घंटे रिस्ट्रिक्ट नींद देने से, केवल 4 घंटे सोने से हम पहले ही रात में हमारी बॉडी में 40% इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और आप जानते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हुई तो शरीर में क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो हमारा इंसुलिन ग्लूकोज कैरियर के रूप में और ग्लूकोज को जो है बॉडी के सेल्स में उपयोग कराने में नाकाम रहेगा। और जब ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में उपयोग नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में बना रहेगा, हमारे खून में बना रहेगा, और व्यक्ति क्या कहलाएगा, शुगर का मरीज कहलाएगा, डायबिटिक पेशेंट कहलाएगा। यदि हमने 5 दिन तक लगातार नींद को रिस्ट्रिक्ट करा, 4 घंटे ही हमने नींद ली, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला प्रभाव होता है कि हमारे बॉडी में 20% इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो कई लोग बोलते हैं इंसुलिन सिक्रेशन तो अच्छा होता है, इंसुलिन तो बढ़ाने के लिए हम इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ने से क्या स्थिति आती है, उसमें फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी भी 25% कम हो जाती है अगर हमने स्लीप डिप्रिवेशन की स्थिति में 4-5 दिन रहे तो। और साथ ही साथ कार्टिसोल लेवल जो होता है, कार्टिसोल क्या होता है, कार्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। तो कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके लेवल में 20% वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही कार्टिसोल लेवल में वृद्धि होती है तो जो स्ट्रेस हार्मोन हमारा है वो क्या करता है, वो हमारे
इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है, और इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में उपलब्ध ग्लूकोज को स्टोर करने में मदद करता है और सेल्स में उपयोग करने में मदद करता है। तो यदि हमारी कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन के कारण, स्ट्रेस हार्मोन के कारण हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति भी आ जाती है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाती है, इंसुलिन सेल्स इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन भी हमारी बॉडी में रहता है, और जब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज का भी उपयोग नहीं होता है, और ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में रहता है। तो ग्लूकोज बॉडी में रहने से आदमी डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, और इंसुलिन का लेवल हायर होने से हमारी बॉडी में हम मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, वसा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करने में मदद करता है, और ग्लूकोज दो प्रकार से स्टोर हमारी बॉडी में होता है। पहला जो प्रकार होता है ग्लूकोज स्टोर होने का, वो होता है लीवर में, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। लेकिन लीवर की अपनी सीमा है, और उसमें जितनी मात्रा, जितना स्टोरिंग कैपेसिटी है, उतना वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन बाकी का जो ग्लूकोज है, इंसुलिन लेवल हायर होने से वो ग्लूकोज को फैट के रूप में कन्वर्ट होने में मदद करता है, और हमारे बॉडी में एडिपोस टिश्यूज़ के रूप में फैट स्टोर हो जाता है, और इस प्रकार से आदमी मोटा होने लगता है। तो दो कारण हो जाते हैं इसके कि अगर स्लीप डिप्रिवेशन है तो एक तो हम डायबिटिक पेशेंट के रूप में की तरफ बढ़ेंगे, डायबिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरा हमारे शरीर में मोटापा आएगा। दूसरा और शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन का एक और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हायर बॉडी वेट हो जाता है। तो हायर बॉडी वेट पहला कारण तो हमारा इंसुलिन लेवल का हायर होना हमने देखा। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्लीप डिप्रिवेशन की स्थिति में रहते हैं, हम शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन में रहते हैं कि हम बहुत कम नींद सो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के दो हार्मोन बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जो कि हमारे अंदर खाने की इच्छा और न खाने को बंद करना का काम कराते हैं। तो पहला जो हार्मोन होता है वो होता है ग्रेलिन। जब हम नींद कम लेते हैं तो ग्रेलिन का सीक्रेशन हमारे मस्तिष्क में बढ़ जाता है। ग्रेलिन का काम ये होता है कि वो हमारे बॉडी को बार बार मैसेज बोलता है कि आपको खाना खाना है, आपको भूख लग रही है। तो इस प्रकार से यदि ग्रेलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमको बार बार भूख लगेगी, हमारा माइंड बार बार बोलेगा खाना खाओ, तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे, और ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो खाने से ग्लूकोज बनेगा वो फैट के रूप में कन्वर्ट होगा, और हमारा बॉडी वेट जो है वो हायर बॉडी वेट की तरफ जाएगा। दूसरा हार्मोन होता है वो लेप्टिन हार्मोन होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं और जब हमको संतुष्टि हो जाती है कि हमारा पेट भर रहा होता है, तो लेप्टिन हार्मोन हमारे बॉडी को ये इंडिकेट करता है कि अब आप खाना बंद कर दीजिए। तो नींद न पूरी नहीं होने से हमारा लेप्टिन हार्मोन भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। और जब लेप्टिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे बॉडी को ये कहने वाला कंपोनेंट कम हो जाएगा कि अब खाना बंद कर दीजिए। तो हम खाते चले जाते हैं और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और जो खाना ओवर ईटिंग में जाता है वो भी हमारे बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट होता है। अब इन सब से बचने के लिए कि हम मोटापे की तरफ न बढ़ें, हम डायबिटिक पेशेंट ना हो, और हमारी नींद भी पूरी हो, और हम REM के स्टेज तक पहुंच करके वो सारे चक्र पूरे करें और 3-4 बार उस चक्र को पूरा कर लें और हमारी नींद पर्याप्त हो। इसके लिए डॉक्टर जेसन फंग ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द ओबेसिटी कोड। उसमें उन्होंने ये तरीका बताया है जिसको मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। कि पहला तो उन्होंने ये बताया कि मेडिकेशन जो है वो हमारे नॉर्मल स्लीप के आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब करता है, और वो REM और नॉन REM की पोजीशन को डिस्टर्ब कर देता है। REM मतलब एक्टिव स्लीप, और नॉन REM मतलब नॉन एक्टिव स्लीप। अब दूसरा, यदि हमको गहरी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, तो सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि जहाँ हम सो रहे हैं उस कक्ष में पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए, कोई लाइट नहीं जलाना है, नाइट लैम्प भी नहीं जलाना है। दूसरी बात, जब हम सोने जा रहे हों तब हमारे कपड़े बहुत ढीले ढाले होने चाहिए, ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमारा जो सोने का पीरियड है वो रेगुलर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक दिन 5 घंटे सो रहे हैं तो एक दिन 6 सो रहे हैं तो एक दिन 8 घंटे सो रहे हैं। मिनिमम 7 से 9 घंटे की हमारी स्लीप की ड्यूरेशन होनी चाहिए रात की, और वो फिर रेगुलर होनी चाहिए कि यदि आप 8 घंटे रोज़ सो रहे हैं तो रोज़ाना 8 घंटे आपको सोना है। इसी प्रकार से
जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमको उठने पर हमको लाइट देखनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस कमरे में हम सोते हैं उसका टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर से थोड़ा सा कूल होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि बेडरूम में कभी भी टीवी का इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं लगाना चाहिए। विषय वस्तु का निचोड़ है कि यदि हम वेट लॉस प्रोग्राम में हैं, वेट लॉस प्लान कर रहे हैं, तो हमको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। गुड स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर वेट लॉस प्लान। और साथ ही साथ इट विल प्रोटेक्ट द डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट। तो साथियों, आज हमने आपको ये सारी जानकारी दी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से हम अच्छी नींद लें और हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, हम वज़न बढ़ने से भी रोक सकें और साथ ही साथ हमारा शरीर अगर डायबिटिक टाइप 2 की तरफ जा रहा है तो हम उसको भी रोक सकें। थैंक यू वेरी मच।